हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 11th का इतिहास विषय का अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। दोस्तों, ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को देखिए या फिर हमारे चैनल में भी विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, उसको पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो पार्ट 2 है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा था कि जो इस्लाम शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद दोस्तों पढ़े थे हम लोग कि 612 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद जो है दोस्तों वो अपने आप को खुदा का संदेशवाहक जो है घोषित करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है पूरा इस्लाम को जो है बढ़ाते हैं, ठीक है, फैलाते हैं चारों तरफ। तो उसके बाद दोस्तों जो है सारा कबीला जो है वो विरोध करता है। तो विरोध करने के बाद 622 में जो है ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। ठीक है, फिर मदीना में दोस्तों ये क्या करते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था का स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से मक्का आते हैं और मक्का को जीत लेते हैं। तो दोस्तों जब मक्का को जीत लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद है वो मक्का को एक धार्मिक स्थल घोषित करते हैं और मदीना को दोस्तों उसकी राजधानी घोषित करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद है इसको 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा चीज दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कि जो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, उसके बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो दोस्तों उत्तराधिकारी के लिए एक शब्द यूज किए थे, उसका नाम क्या था, खलीफा। ठीक है, तो ये चीज आपको पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों ये जो खलीफा था, तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो है 4 खलीफा आते हैं। ठीक है, मतलब 4 उत्तराधिकारी बनते हैं। तो दोस्तों ये चारों उत्तराधिकारी के नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 को अच्छे से समझा होगा दोस्तों ये चारों के नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि चारों जो खलीफा थे वो शासन करते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं उम्मयद वंश। ठीक है, जिसका दोस्तों इंट्रो मैंने जो है पार्ट 1 में भी दे दिया था। क्या बोला था कि जो मुआविया था वो 661 ईस्वी में क्या करता है कि जो उम्मयद वंश है उसकी स्थापना करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उम्मयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस वंश कौन सा वंश आता है उसके बारे में पढ़ेंगे और सारा चीज को जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 2 पर बने रहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि उम्मयद वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, और कब की थी। और दोस्तों ये जो उम्मयद वंश है ये कब तक चला था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो है 750 ईस्वी तक जो है उम्मयद वंश जो है चला था। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको पार्ट 1 में मिलेगा। और दोस्तों ये सारा चीज आप यदि आप पढ़ लिए हैं, पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिए हैं, तो दोस्तों पार्ट 2 पर आप जो है बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है उम्मयद और राजतंत्र। उम्मयदों ने उम्मा को मजबूत बनाने का प्रयास किया। उम्मा क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यह एक ऐसा समूह है जिसमें दोस्तों सारे मुसलमान जो है एक समूह में इकट्ठित होते हैं। तो दोस्तों जिस समूह में सारे मुसलमान होते हैं उस समूह को क्या बोलते हैं, उम्मा। ठीक है, पहले उम्मयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को राजधानी बनाया। जैसे कि दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था कि जब पैगंबर मोहम्मद थे तो वो दोस्तों मदीना को जो है क्या बनाते हैं, अपना राजधानी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मदीना के बाद दोस्तों जब उम्मयद वंश का शासन आता है तो उम्मयद वंश का शासन स्थापित जो है किसने किया था ना, मुआविया ने। कब किया था, 661 ईस्वी में। तो दोस्तों ये जो मुआविया है उसको ये जो है अपनी राजधानी को चेंज करके क्या बनाता है ना, दमिश्क को जो है अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। उम्मयद राज्य को शक्तिशाली बना लिया। ठीक है, ये जो उम्मयद वंश थे जिसमें से मुआविया शासन करते थे, तो वो दोस्तों अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। अब ये सीधा इस्लाम पर आधारित नहीं था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब पैगंबर मोहम्मद थे तो वो दोस्तों सिर्फ इस्लाम और इस्लाम करते थे, मतलब सारा जगह जो है इस्लाम ही होना चाहिए, मतलब सब जो है एक ही भगवान को मानो, जो कौन होना चाहिए, अल्लाह। लेकिन दोस्तों उम्मयद में थोड़ा सा चेंजिंग है। ये क्या करते हैं कि ये जो है इस्लाम को तो मानते ही हैं लेकिन साथ ही साथ किसी और धर्म को भी जो है दोस्तों इसमें जगह देते हैं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद जब थे उस टाइम दोस्तों किसी को भी जो है सिर्फ सिर्फ इस्लाम को जो है वहां पे मान्यता दी जाती थी। ठीक है, और यदि कोई और धर्म का होता था तो उसको दोस्तों धर्मांतरण, मतलब धर्म जो है उसको चेंज करना पड़ता था। ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से पढ़े थे।
अब ये शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चला। प्रशासन में ईसाई सलाहकार थे, प्रशासन में जरतुस्त लिपिक थे। मतलब दोस्तों ये जो उम्मैद वंश है ये क्या करता है, किसी अलग-अलग जो है अलग-अलग धर्म को जो है अपना साम्राज्य में जगह देता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो सलाहकार होते थे वो कौन से धर्म के थे, ना ईसाई धर्म के थे। उसके बाद दोस्तों जो लिपिक थे वो कौन से धर्म के थे, ना जरतुस्त। मतलब जो लिपिक मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखने की कला, ठीक है। जो लिखते थे वो कौन से धर्म के थे, लिखने वाले लोग, तो दोस्तों वो थे जरतुस्त। और जो सलाहकार मतलब जो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो कौन से धर्म के थे, ना ईसाई धर्म के थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज डिफरेंस आया कि ये जो उम्मैद वंश थे और जो पैगंबर मोहम्मद वाला था उस दोनों में एक ही चीज डिफरेंस मिलता है, वो क्या है ना, जो पैगंबर मोहम्मद था वो जो है सिर्फ इस्लाम को मान्यता देते थे। लेकिन दोस्तों ये जो उम्मैद वंश था वो किसको मान्यता देते हैं, इस्लाम को तो देते ही है, साथ ही साथ दोस्तों जो अलग अलग धर्म के थे उन लोग को भी दोस्तों यहाँ पे जगह मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब्द मलिक ने अरबी को प्रशासनिक भाषा बनाया। अब दोस्तों ये जो अरबी भाषा है वो क्या हो गया, कौन सा भाषा हो गया ना, प्रशासनिक भाषा, ठीक है। मतलब पूरा साम्राज्य में कौन सी भाषा चलेगी, अरबी। इस्लामी सिक्के जारी किए गए, ठीक है, जिसमें से सोना का सिक्का जो होता था उसको दिनार कहा जाता था और चांदी का जो सिक्का होता था उसको दिरहम कहा जाता था। दोस्तों इससे पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़े थे, उसमें भी दोस्तों जो है सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के जो है उसमें पढ़े थे। तो दोस्तों यदि आपको आता होगा, यदि आपने पढ़ा था रोमन साम्राज्य, यदि आपको याद होगा तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो रोमन साम्राज्य में सोने के सिक्के थे उसको क्या बोला जाता था, और दोस्तों रोमन साम्राज्य में जो चांदी के सिक्के थे उसको क्या बोला जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे बात किया गया है वो इस्लाम के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपको डिफरेंस देख देख कर जो है यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अलग वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उम्मैद वंश को दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उखाड़ फेंका। 750 ईस्वी में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली। ये मक्का के थे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो उम्मैद वंश था उसका जो लास्ट डेट कब था ना, 750 ईस्वी। तो दोस्तों ये जो 750 ईस्वी में जो है उम्मैद वंश की स्थापना जो है, सॉरी, उम्मैद वंश जो है खत्म हो जाता है। कब खत्म होता है, कौन सा आंदोलन से खत्म होता है दोस्तों, दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन। मतलब दोस्तों ये जो दवा नामक एक आंदोलन है, ठीक है। तो इस आंदोलन के तहत क्या होता है कि पूरा सुनियोजित मतलब एक पूरा अच्छी तरीके से प्लानिंग बनाया जाता है, और प्लानिंग बनाने के बाद दोस्तों ये जो है उम्मैद वंश को हटा दिया जाता है, मतलब उम्मैद वंश का पतन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट शासन आता है, नेक्स्ट वंश आता है, वो कौन सा आता है ना, अब्बासी वंश, ठीक है। जो कि दोस्तों ये जो अब्बासी है ये जो है पैगंबर मोहम्मद के चाचा का नाम से लिया गया है, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि हम जो है पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा थे उन लोग के वंश है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब्बासियों ने उम्मैद शासन को बेकार बताया। अब्बासियों ने कहा पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लामी को पुनर्स्थापित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अब्बासी है वो क्या बोलते हैं कि जो उम्मैद वंश का जो शासन था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो उम्मैद वंश थे वो क्या करते थे कि अलग अलग धर्म को जो है यहाँ पे जगह देते थे। लेकिन दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का कहना था कि यहाँ पे सिर्फ इस्लाम का जगह होगा और किसी धर्म का नहीं, ठीक है। यदि आप किसी और धर्म के हैं तो आप जो है धर्मांतरण कीजिए, मतलब धर्म को परिवर्तन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब्बासी लोग बोलते हैं कि जो उम्मैद वंश जो है वो बेकार वंश था, ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं कि अब्बासी वंश की जो पैगंबर मोहम्मद ने जो स्थापित किया था मूल साम्राज्य, मतलब जो साम्राज्य स्थापित किया था, जो इस्लाम जो है यहाँ पे स्थापित किया था पैगंबर मोहम्मद द्वारा, वही उसी को जो है दोस्तों हम लोग जो है पुनर्स्थापित करेंगे। ये कौन बोलते हैं, अब्बासी लोग। और ये कौन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा थे उन्हीं के वंश थे, कौन, अब्बासी लोग, ठीक है। ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्रांति से पहले वंश वंश नहीं बदला, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और संस्कृति में भी बदलाव आए। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। अब्बासियों ने जब पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे, दोस्तों जो चीज मैंने आपको समझा दिया। अब्बासी लोगों की सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उम्मैद खलीफा मारवान को लड़ाई में हराया। तो दोस्तों ये जो उम्मैद वंश का जो अंतिम खलीफा था, अंतिम उत्तराधिकारी था, कौन था, मारवान, ठीक है। तो इसको कौन हराता है दोस्तों, जो अब्बासी का जो क्रांति हुआ था उस क्रांति का जो हेड था, मतलब लीडर था, वो कौन था, एक ईरानी था जिसका नाम क्या था,
गुलाम अबू मुस्लिम, ठीक है। तो ये जो अबू थे, इसका और मारवान का, ये दोनों का झगड़ा होता है, ठीक है। तो ये दोनों का झगड़ा होने के बाद मतलब ये जो मारवान है, ये जो अबू है, इन लोग दोनों के बीच झगड़ा होता है, बहुत ही संघर्ष होता है। तो संघर्ष में दोस्तों मारवान की जो है मृत्यु होती है, मतलब मारवान जो है हार जाता है और किसका शासन चलने लगता है ना, अबू का। तो ठीक है, तो जो अबू होते हैं वो क्या करते हैं ना, अब्बासी जो है अब्बासी वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। और ये बताते हैं कि हम जो है पैगंबर मोहम्मद के चाचा के वंशज हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब्बासी शासन से अरबों के प्रभावों में गिरावट आई। तो दोस्तों ये सारा चीज यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो अपना राजधानी मदीना को बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आते हैं उम्मयद वंश, वो दोस्तों अपना जो राजधानी चेंज करते हैं, दमिश्क को बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो अब्बासी वंश है, ये किसको राजधानी बनाते हैं तो दोस्तों बगदाद को, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब्बासी शासकों ने खलीफा की धार्मिक स्थिति को मजबूत बनाया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने उम्मयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राजदरबार के समारोह की परंपराओं को कायम रखा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो अब्बासी वंशज थे वो क्या करते थे कि जो उम्मयद का जो अच्छा चीज था उसको रहने दिया, जैसे कि वास्तुकला, राजदरबार के समारोह, ठीक है। और जो भी इसको अच्छा नहीं लगा उसको चेंज कर दिया गया, किसके द्वारा ना, अब्बासी शासकों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन में आपको देख पा रहे होंगे, खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो खलीफा जो बोल रहे हैं हम लोग, उत्तराधिकारी, ये सारा का समाप्ति होता है और किसकी स्थापना होता है ना, सल्तनतों का, ठीक है। तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसलिए आगे समझते हैं। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमजोर होने लगा। 9वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा कि शताब्दी में कितना साल होता है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। जैसे कि दशक में 10 साल होता है, तो उसी प्रकार से शताब्दी में कितना साल माना जाता है, ठीक है, ये आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे बताया क्या है, दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण जो है कम हो गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है अब्बासी जो लोग थे उन लोग अपना राजधानी कहाँ पे बनाते हैं ना, बगदाद पे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो कहाँ पे राजधानी बनाते हैं, जो उम्मयद वंश है वो कहाँ पे राजधानी बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अब्बासी वंशज थे वो दोस्तों कहाँ पे जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये सारा चीज आपको याद होना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। इसका कारण था सेना और नौकरशाही में विवाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो अब्बासी जो राज्य था उसका कब कमजोर होने लगा, इन लोग 9वीं शताब्दी में। इसका मुख्य कारण ये था कि जो सेना थे और नौकरशाही थे, इन लोग दोनों के बीच में जो है आपस में झगड़ा देखने को मिलता है। और दोस्तों यदि एक ही प्रजा में, एक ही साम्राज्य में आपस में ही इंसान लोग लड़ने लगेगा तो वो साम्राज्य टिक नहीं पाएगा। तो ये दोस्तों था बहुत ही पहला पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया गया है कि इसका और एक कारण था, वो क्या था ना, अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों का आपस में झगड़ा। तो दोस्तों ये जो अरब समर्थक थे, जो अब्बासी लोग थे, और जो ईरानी लोग थे, ये लोग दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे झगड़ा देखने को मिलता है, जिस कारण बस अरब जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, कब, 9वीं शताब्दी में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे समझते हैं। 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम उत्तराधिकारियों का एक नया शक्ति गुट बन गया था। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे मैंने आपको नाम बताया, हारून अल रशीद, इसके दो पुत्र थे जिसका नाम था, एक था अमीन और एक था मामून। तो दोस्तों बहुत सारे इंसान जो है अमीन की तरफ रहने लगे, तो बहुत सारे इंसान जो है मामून की तरफ हो गए। तो दोस्तों ये जो दोनों गुट बन गया, ये दोनों के बीच जो है बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। क्यों, ये बोला कि हम शासन करेंगे, अब तो ये बोलता है कि हम शासन करेंगे। तो इस कारणवश दोस्तों इन लोग दोनों के बीच झगड़ा देखने को मिलता है, जिस कारणवश 9वीं शताब्दी में जो है ये जो वंशज था अब्बासी वंश, वो दोस्तों बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिलता है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये जितने भी मैंने चीज समझा रहा हूं वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए, ताकि उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूं, ठीक है। सिया और सुन्नी के बीच एक बार फिर से सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। तो दोस्तों यहाँ पे झगड़ा देखने को मिलता है। फिर ईरान और जो है अरब के बीच झगड़ा देखने को मिलता है। फिर नौकर और सेना के बीच झगड़ा देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिया और सुन्नी के बीच झगड़ा देखने को मिलता है। तो इतना सारा चीज होता है। तो दोस्तों 9वीं शताब्दी में जो है अब्बासी जो वंश था वो दोस्तों कमजोर होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अब्बासी में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो समझाया सिया और सुन्नी, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों पार्ट 1 देखिए। यदि आपने पार्ट 1 देख लिया है तो सिया और सुन्नी क्या था वो आप कमेंट कीजिए,
और यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देखिए, तभी दोस्तों आपको जो ये सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है? अब चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलिए कि जो शिया है और सुन्नी है वो होता क्या है, ठीक है? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे इतना झगड़ा होने लगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है राजवंश अलग-अलग जगह पर उत्पन्न होने लगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है तुरान और ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश का उदय हुआ और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में बताया गया है कि मिस्र और सीरिया में जो है तुलिनी वंशज का जो है यहाँ पे स्थापित होता है। तो ये सारा चीज़ दोस्तों बहुत ही अलग-अलग जगह में अलग-अलग वंश का जो है यहाँ पे स्थापना देखने को मिलता है, ठीक है? अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था। 945 ईस्वी में वह भी छिन गई जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र के बुआई नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो अब्बासी वंशज था, जब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा तब दोस्तों एक वंश था जो कौन था? शिया वंशज का एक जो है बुआवी, ठीक है? तो इन लोग क्या करता है अब्बासियों के साथ झगड़ा लड़कर दोस्तों अब्बासियों को जो है हरा देता है और अपना खुद का शासन जो है स्थापित कर लेता है, ठीक है? तो दोस्तों ये सीरीज वाइज दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि पैगंबर मोहम्मद आए, फिर जो है उसका 4 उत्तराधिकारी आते हैं, उसके बाद दोस्तों उम्मयद वंश आते हैं, उसके बाद दोस्तों अब्बासी आता है, उसके बाद दोस्तों कौन आता है? ना बुआवी, ठीक है? जो कि मैंने आपको अभी बताया। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि बुआविन शासकों ने विभिन्न उपाधि धारण की जैसे कि शहंशाह। तो दोस्तों आपको उपाधि पता होगा कि बड़े-बड़े जो राजा होते थे वो दोस्तों अपने नाम से पहले दोस्तों या फिर नाम के बाद जो है अपनी बड़ी-बड़ी उपाधि धारण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है शहंशाह। शहंशाह मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा, ठीक है? इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उपाधि होते हैं। अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजा के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो बुआवी जो शासन करने यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि बुआवी लोग बोलते हैं कि जो अब्बासी लोग आप लोग हैं वो आप कीजिए, वो आप क्या कीजिए कि जो अब्बासी लोग थे, ये इन लोग को बोलते हैं कि जो अब्बासी लोग हैं ये अपनी प्रजा पर शासन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया गया है कि जो बुआवी लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ना दोस्तों यहाँ पे अ, अब्बासी लोग को, ठीक है? तो अब्बासी लोग को बोलते हैं कि आप जो है अपनी प्रजा पर शासन कीजिए, लेकिन आपका जो शासन होगा वो मेरे ऊपर होगा, ठीक है? मतलब बुआई लोग शासन किस पर करेंगे? जो है अब्बासी के ऊपर और अब्बासी जो है दोस्तों अपनी प्रजा पे शासन कर सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया एग्जांपल दूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों प्रिंसिपल होता है स्कूल का, ठीक है? तो वो क्या करता है? जितने भी टीचर होते हैं उसके हेड होते हैं, ठीक है? मतलब टीचर पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है दोस्तों? और जो ये टीचर क्या करते हैं ना स्टूडेंट पर नियंत्रण करते हैं। तो ये दोस्तों जो सीरीज हुआ मतलब प्रिंसिपल उसके बाद जो है टीचर उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट। तो यहाँ पर वही देखने को मिलता है कि पहले बुआवी उसके बाद दोस्तों अब्बासी और अब्बासी के बाद दोस्तों प्रजा, ठीक है? तो ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे और 959 में 969 में मिस्र को जीतकर फातिमी खिलाफत की स्थापना हो गई। तो दोस्तों कब हुआ? ना 1969 में किसको जीतकर? ना मिस्र को जीतकर। और किसकी स्थापना हुई? ना फातिमी खिलाफत की। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट कीजिए आप कि ये जो फातिमी है ये है कौन? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। आप दोस्तों गूगल कीजिए या फिर जो भी करना है कीजिए, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। अब नए शहर काहिरा को जो है राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों जितने भी मैंने चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पहले कौन आते हैं उसके बाद कौन आते हैं, वो जो है अपनी राजधानी चेंज करते हैं तो कहाँ करते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से दोस्तों ये जो है यहाँ पे नेक्स्ट राजधानी किसको बनाया गया? न काहिरा को, ठीक है? अब धर्म को परिवर्तन किए गए। तुर्की के लोगों ने इस्लाम अपना लिया और ये जो है खानाबदोश लोग थे। तो दोस्तों जो खानाबदोश लोग थे वो जो है किसको अपनाते हैं? इस्लाम को अपनाते हैं। खानाबदोश क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। यदि आपको याद नहीं है तो फिर से मैं आपको बता दूं। दोस्तों जो खानाबदोश कौन होते हैं? जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है भटकते रहते हैं, ठीक है? मान लेते हैं एक इंसान है, वो एक इंसान का समूह है, मान लेते हैं एक समूह है, ये जो है यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों फिर से अलग जगह चले जाते हैं, फिर यहाँ पे रहते हैं, फिर अलग जगह चले जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो जगह चेंज हो रहा है मतलब स्थायी नहीं रह रहा है, तो इसी को दोस्तों खानाबदोश बोलते हैं, ठीक है? तो इन लोग क्या करता है जो अपना धर्म को परिवर्तन करके क्या अपना लेता है? इस्लाम को, ठीक है? यह कुशल घुड़सवार और योद्धा भी थे। कौन किसको बताया गया है? दोस्तों खानाबदोश लोगों को, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं।
ये गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुआबी प्रशासनों में शामिल हो गए और वफादार सैनिक योग्यता के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो खानाबदोश लोग थे उनका तरक्की यहाँ पे बताया गया है, किस प्रकार से वो जो है यहाँ पे शामिल होते हैं, प्रशासन में घुसते हैं, उसके बाद जो है ये जो है इन लोग के वफादार बनते हैं, उसके बाद दोस्तों ये जो है उच्च उच्च पद जो है स्थापित मतलब ये जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। 1961 में गजनी सल्तनत की स्थापना हुई। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको टॉपिक बताया था कि जो भी वंशज है उसको समाप्त होता है और किसकी स्थापना होता है ना, सल्तनत की। दोस्तों सल्तनत क्या होता है कि दोस्तों ये जो बहुत बड़ा साम्राज्य होता है जिसमें दोस्तों किसका शासन होता है ना, राजा का शासन होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों राजा अपना क्या बोल सकता है, ये सल्तनत है मेरा बहुत ही बड़ा, मतलब ये मेरा मतलब एक किंग बोल सकता है, ये मेरा किंगडम है, इसी प्रकार से। ठीक है, गजनी सल्तनत को महमूद के द्वारा मजबूत किया गया। तो दोस्तों ये एक इंसान का नाम आया महमूद, इसके द्वारा जो है गजनी सल्तनत जो था वो बहुत ज्यादा मजबूत किया गया। मुआविया की तरह गजनवी भी एक सैनिक वंश था। ठीक है, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में ईसाई और अरब राज्य के बीच काफी अधिक लड़ाई झगड़े हुए। तो दोस्तों यहाँ पे झगड़ा देखने को मिलता है कब, 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी को। ठीक है, मतलब 10 प्लस मतलब 10,000 होता है उसके बाद वाला, और दोस्तों 12,000 होता है उसके बाद वाला। तो यहाँ पे जो यह स्थिति है, यहाँ पे जो समय है, ये दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ईसाई है लोग हैं और जो अरब लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने अपने आप को विनाश की कगार पर पाया। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो ईसाई लोग थे और जो अरब लोग थे मतलब मुस्लिम लोग थे, यहाँ पे देखने को मिलता है झगड़ा, और झगड़ा देखने को बाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो इस्लाम लोग थे वो अपने आप को जो है बहुत ज्यादा कमजोर देखने को पाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धर्म युद्ध। तो दोस्तों धर्म युद्ध के बारे में समझिए कि ये जो है कैसे हुआ स्टार्ट है और इसमें क्या क्या होता है, ये सारा चीज। ठीक है, मुस्लिम जगत में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ईसाई लोग थे उन लोग को जो है क्या बोला जाता था ना, पुस्तक वाले लोग। क्यों? क्योंकि इसके पास पुस्तक होती थी, कौन सी पुस्तक ना, अपना धर्म का। ठीक है, 11वीं शताब्दी में मुस्लिम जगत की प्रति शत्रुता और अधिक हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट कि नार्मन हंगरीवासी स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इस्लाम का दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इस्लाम लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर हो पा रहे हैं, और दोस्तों ईसाई जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फले फूल रहे हैं। मतलब दोस्तों ईसाई का बहुत ज्यादा प्रचार होने लगा। ठीक है, क्यों है दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो 11वीं शताब्दी में जो है मुस्लिम जगत पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे अपने आप को कमजोर पाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि नार्मन हंगरीवासी और स्लाव, ये जो लोग यहाँ के जो लोग थे, ये सारे लोग को जो है ईसाई बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि केवल मुसलमान जो है मुख्य शत्रु रह गए। अब यहाँ पे दोस्तों मुसलमान ही एक ऐसा है जो इस्लाम जो है ईसाई नहीं बना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब झगड़ा होगा। ठीक है, तो ईसाई चर्च एवं पादरी का सम्मान करते थे। ईसाई धर्म की ओर से शांति का प्रचार किया गया एवं जो ईश्वर के खिलाफ थे उन्हें जो है और भी उनके खिलाफ जो है हिंसा करने को यहाँ पे बताया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ईसाई लोग बोलते हैं, ईसाई लोग जो है अपने शांत स्वभाव के इंसान थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि कोई ईश्वर को यदि नहीं मानते हैं, उसका जो है खिलाफ रहते हैं, मतलब मानते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं होता है, बस ये ऐसा एक मूर्ति है, इस प्रकार का अगर कुछ होता है, अगर कुछ बोलता है, तो उन लोग के विरुद्ध जो है दोस्तों इन लोग जो है खड़ा होता है। कौन? ईसाई लोग। ठीक है, और इसी कारण दोस्तों जो है बहुत ज्यादा इंसान जो है ईसाई बनने लगे। मुसलमानों का जो समूह होता है, इस्लाम जो समूह था, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इससे ईसाई धर्म का प्रचार और भी ज्यादा होने लगा। अब दोस्तों सारी जगह पे ईसाई लोग जो है होने लगे, जो है सब कोई जो है ईसाई धर्म को अपनाने लगे। मतलब इस्लाम का जो धर्म था उसको दोस्तों अब जो है उन लोग छोड़ने लगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मालिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया, जिससे जो है दो इंसानों को बहुत ज्यादा लाभ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे साम्राज्य को जो है बिखरते हुए देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर कोई साम्राज्य अगर टूट जाएगा तो किसी का अगर फायदा होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है दो इंसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। किस तरह से फायदा होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला इंसान होता है जिसका नाम है बाजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम। ठीक है, एलेक्सियस प्रथम जो कि कहाँ का राजा है, बाजेंटाइन साम्राज्य का। ठीक है, बाजेंटाइन साम्राज्य का। तो ये जो एलेक्सियस प्रथम है, इसको एक मौका मिल जाता है कि जो एशिया है और जो उत्तरी सीरिया है उस पर फिर से जो है वहां पे अपना अधिकार जमा ले। किसका ये सोच पड़ता है ना, एलेक्सियस प्रथम का।
और वहीं पर जो दूसरा स्थान होता है वो कौन है ना, पोप अर्बन द्वितीय। तो ये क्या करता है कि ये बोलता है कि हमको एक और जगह मतलब और एक जो है मौका मिल गया, क्या मौका मिल गया कि सारे जगह पर किसका प्रचार हो, ईसाई धर्म का। ठीक है, तो दोस्तों जब साम्राज्य का विघटन होता है तब यहाँ पे ये दोनों का फायदा होता है। ये सोचता है कि हम जो है क्या करेंगे, एशिया और उत्तरी सीरिया पर जो है कब्जा कर लेंगे। वहीं पर पोप अर्बन द्वितीय क्या बोलता है कि सारा जगह पर जो है हम लोग जो है ईसाई धर्म को अपनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पे दो जन जो है सोचता है। अब चलिए आगे समझते हैं। 1095 में पॉप ने बाजेंटाइन सम्राट से मिलकर पुण्य देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के आह्वान किए गए। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे जो है बाजेंटाइन साम्राज्य जो था, एलेक्सियस प्रथम और दोस्तों जो पॉप था, पॉप अर्बन द्वितीय, ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या करते हैं ना, जो भी पुण्य पुण्य मतलब जो धार्मिक धार्मिक देश होते हैं उनको दोस्तों आजाद कराने के लिए इन लोग युद्ध करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय एशियाओं ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई, फिर उनके युद्ध जो है लड़े और इसी को दोस्तों क्या कहा गया ना, धर्मयुद्ध कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा हो कि किस प्रकार से दोस्तों इस्लाम जो है, इस्लाम का जो विस्तार था वो कम होने लगा और ईसाई का जो विस्तार था दोस्तों वो बहुत ज्यादा होने लगा। तो जब दोस्तों ईसाई का बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा मतलब इस्लाम का कम होने लगा, तो इस्लाम का जब कम होगा मतलब इस्लाम जो है खत्म हो जाएगा, मतलब दोस्तों इस्लाम का जो विस्तार होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से जो है इस्लाम का जो है विस्तार था वो कम होता है और ईसाई का जो विस्तार था वो ज्यादा होता है। और दोस्तों आपको धर्म युद्ध भी समझ में आ गया कि धर्मित होता क्या है। तो दोस्तों इसके बाद वाला जो पार्ट 3 आएगा, मतलब ये जो पार्ट 2 है दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है और दोस्तों पार्ट 3 जो आएगा उसमें बताया जाएगा कि तो ये जो धर्म युद्ध होता है उसमें से प्रथम धर्म युद्ध क्या है, दूसरा धर्म युद्ध क्या है। उसके बाद दोस्तों जो ये जो यहाँ पे साम्राज्य देख पा रहे हैं, इस साम्राज्य का अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग का जो दोस्तों चैप्टर 4 जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट, जितने भी टॉपिक, जितने भी सारे चीज मैंने आपको समझाई वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों आपको डाउट हो रहा है तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि आप उस प्रश्न का आंसर दे देते हैं तो दोस्तों आप जो है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े हैं। दोस्तों आप बताइए कि ये जो काहिरा जगह था, काहिरा, ये जो एक राजधानी बनाया गया था, तो दोस्तों ये जो काहिरा जगह है इसको राजधानी किसने बनाया था, इसका ये कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों और एक कमेंट कीजिए कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उसकी मृत्यु कब होती है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं छोड़ता हूँ और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं मतलब आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होता है। और यदि आप जो है चैप्टर आंसर नहीं दे पाते हैं मतलब दोस्तों फिर से आपको जो है चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों आप यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप से जो है दोस्तों आप जो है कनेक्ट नहीं हुए हैं, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि दोस्तों जितने भी न्यू अपडेट आए वो आपको टेलीग्राम में मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये जो पार्ट 2 है वो समाप्त होता है, तो चलिए मिलते हैं अब पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।